जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 16 तक कर चुके थे, तो प्रश्न नंबर 17 और 18 करने वाले। तो प्रश्न में लिखा नहीं हूँ, प्रश्न में पढ़ूंगा और साइड में उसका पिक्चर चलेगा जिससे आप प्रश्न को समझ पाए। बिना प्रश्न पढ़े आप क्वेश्चन करेंगे तो पल्ले नहीं पढ़ने वाला, बात क्या बोल रहा वो समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न पढ़ते तो आइडिया लगता कि क्या क्या बातें हो रही है। तो प्रश्न पढ़ता हूं मैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। आपकी क्लास में, आपके स्कूल में सेक्शन ए, सेक्शन बी ऐसे चलता होगा, तो उसी को अनुभाग बोलते हैं। ठीक, उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। फिर बोल रहा है कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हमें 2 चीज गौर करना है इसमें। तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पेड़ लगे कैसे। दिमाग में आ रहा है ना कि पेड़ लगाने का तरीका क्या, तो उसने बोला क्या है, जो अनुभाग है वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी मैं कक्षा 1 की बात करूं तो कक्षा 1 का नंबर 1 है, तो उसका जितने भी अनुभाग होंगे वो 1 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 का जितने भी अनुभाग होगा 2 पेड़ लगाएगा। हर अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो इस चीज को हम समझते हैं। जैसे बोला क्या था, कक्षा 1 से 2, 3, 4, ये कहाँ तक का जाएगा, 12 तक का। ये तो हो गया। ये एक अनुभाग की बात कर रहा हूं। मैं बोलूं कि एक अनुभाग है, उसका कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग यानी एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 4 का एक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा। क्या लिखेंगे, प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा। क्या बोला मैंने, प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग पेड़ लगाए। कितना पेड़ लगा रहा, अगर एक क्लास होगा तो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 होगा तो 2 पेड़ लगाएगा। ये तो चल रहा है। फिर क्या बोला, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, यानी हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन चल रहा है। क्लास 1 की बात करेंगे तो उसका 3 सेक्शन, और एक सेक्शन कितना पेड़ लगा रहा है, 1 पेड़। तो इसके 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, तो 3 अनुभाग द्वारा पेड़ लगाया जाएगा। कितना पेड़ लगाया जाएगा, एक वाले में 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हर एक का 3 अनुभाग है। तो क्या हो जाएगा, 1 पेड़ लग रहा था तो कक्षा 1 का 3 पेड़ लगेगा। ऐसे 2 का कितना पेड़ लगेगा, एक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है तो दूसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाएगा। 2 + 2 + 6, तो ये हो जाएगा 6 पेड़। ऐसे क्लास 3 की बात करें तो इसका एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो इसके 3 अनुभाग हैं, तो इसका भी 9 हो जाएगा। ये हमें क्रम समझना होगा और ये हो जाएगा 12। ऐसे चलता जाएगा। कक्षा 12 कितना अनुभाग है, 3, तो 12 के 36। इसका अंतिम जो 12वां क्लास है वो 36 पेड़ लगाएंगे। ये हमें मिल गया एपी। अब हमें बताना कि कुल पेड़ों की संख्या क्या है, तो निकाल लेंगे भैया। SN = होता है N/2, A + AN, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या क्या पता रहना चाहिए, पहले तो प्रथम पद, तो A हमारा हो जाएगा 3 और AN = 36। N क्या है, पदों की संख्या, मिल गया। SN कितने पदों यानी कितनी कक्षा थी, 12, तो जाएगा 12, 12/2। A 3 है, AN है 36, कैंसिल कर देंगे 12 आ जाएगा। 36 और 3 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। और S12 = गुणा कराएंगे, 6 9 54 के 4 हासिल 5, छात्रिक 18 और 5 23, 234 पेड़ लगेगा टोटल। प्रत्येक कक्षा द्वारा मिला के, सब मिला के 234 पेड़ लगने वाले। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17 था। हम लोग प्रश्न नंबर 18 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न है क्या, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए
त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर है 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेना है। तो हमें पहले तो बोला एक सर्पिल बनाना, कैसे बनाना है इस पे फोकस करना है। मेन आंसर इसी में आपका है। बोल क्या रहा, हमारे पास दो बिंदु, पहला ए है, दूसरा बिंदु बी है। ये दो बिंदु हैं। अब क्या कर रहा है, इन दोनों को केंद्र मानना है। एक बार ए को केंद्र मानना है, एक बार बी को केंद्र मानना है। केंद्र किसको मानना है, एक बार ए को एक बार बी को। जब ए को केंद्र मानेंगे तो बनेगा कैसे, ये एकदम ऐसे बनेगा। जब हम क्या ए को केंद्र माने, केंद्र पे प्रकार रख के पेंसिल को बढ़ाएंगे आगे तो ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा, अब बी को केंद्र मानना है तो केंद्र बी को मानेंगे तो प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो पेंसिल हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे। ठीक, अब फिर से हम लोग ए को केंद्र मानेंगे, फिर जब ए को केंद्र मानेंगे तो प्रकार यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक, जब बढ़ता हुआ जा रहा है तो बोल क्या रहा, ऐसे 13 अर्धवृत्त बन रहे। कितने? 13 क्रमागत अर्धवृत्त बन रहे। एक अर्धवृत्त ऊपर बना, ये L1 हो गया, इधर बन रहा L2 हो गया, ऊपर बन रहा L3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का पहला अर्धवृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा अर्धवृत्त, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा अर्धवृत्त। ऐसे 13 अर्धवृत्त बनने वाले हैं। और खास बात ये कि त्रिज्या में दी है, हर अर्धवृत्त की त्रिज्या दी है। पहला क्या होगा, ये 0.5 सेंटीमीटर ए बी। जब ए बी के लिए L1 के लिए त्रिज्या ले रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब दूसरे के लिए ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का तो कितना हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ये यहाँ तक का। फिर जब तीसरा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जाएगा तो वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे हमें त्रिज्या बढ़ाते हुए लेके चलना है। तो अगर इस प्रकार से हम अर्धवृत्त बनाए तो बोल रहा कुल अर्धवृत्त जो बन रहा 13, उस हिसाब से सर्पिल मतलब ये जो बन रहा है, ये सर्पिल की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम देखना चाहें हमारे पास कितने अर्धवृत्त है, 13, और एक अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, उसकी अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। क्या बोला मैंने, जहां पे अर्धवृत्त बन रहा है अगर उसकी परिधि पता चल जाए तो उसकी लंबाई हो जाएगी। ऐसे दूसरे अर्धवृत्त की परिधि पता चल जाए तो उसकी वो लंबाई हो जाएगी। तो हमें फोकस करना कि अर्धवृत्त की अगर परिधि मिल जाए, अर्ध परिमाप मिल जाए, तो उन सबको अगर योगफल कर दे तो जो 13 अर्धवृत्त है उसका योगफल करने पर पूरे सर्पिल की लंबाई मिल जाएगी। इतना काम करना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से करना है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं सर्पिल की कुल लंबाई तो आएगा कैसे, L1 प्लस L2 प्लस L3। कहाँ तक के जाना है, L13 तक का, ये प्लस करते हुए जाना है। L1 L2 L3 है क्या, L1 जो पहला अर्धवृत्त है उसकी कुल परिधि है, L2 दूसरे अर्धवृत्त की परिधि है। तो ऐसे 13 अर्धवृत्त बने, सबका योगफल कर देंगे, पूरे सर्पिल की लंबाई मिल जाएगी। L1 निकलेगा कैसे, L1 क्या होगा, अगर ये L1 है तो हम लोग L1 यानी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पूरे वृत्त का परिमाप 2πr होता है, और आधे वृत्त का करेंगे तो आधे से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा πr। ये आया, ये एक अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो ऐसे 13 अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा, अगर पहले वाले अर्धवृत्त की बात करूंगा तो L1 लेना होगा तो उसके हिसाब से R1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, πr1 प्लस πr2 πr3, ऐसे माना जाएगा πr13 तक, πr13 हो जाएगा। देख क्या पा रहे हैं, पहले अर्धवृत्त का जो परिमाप है πr1 है, दूसरे के लिए त्रिज्या r2 होगा तो πr2 हो जाएगा, तीसरे वृत्त के लिए तो हो जाएगा πr3 क्योंकि उसकी त्रिज्या r3 है। तो ये हमें ध्यान में रखना था। और देख क्या पा रहे हैं, सब में से हम लोग पाई कॉमन कर लेंगे तो पाई कॉमन होने के बाद बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 r13, ये हो गया। पाई का मान होता है 22/7, दिया भी है। r1 पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना था, 0.5। r2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना था, 1 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम लोग 13 तक का जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। हमें देखना क्या है, ये हमारा एक एपी बन रहा है। अगर ये एक एपी बन रहा है तो एपी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, पदों का योगफल निकाल लेंगे। कैसे पता चला एपी बन रहा है, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है 0.5 है और सार्वांतर कितना देख रहे हैं, 1 - 0.5।
पिछले पद से पहला पद माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये डी मिल गया, ये प्रथम पद मिल गया। तो इसके 13 पदों का पहले तो योगफल पता चल जाए, जो योगफल आएगा उसी से हम 22/7 में गुणा करवा देंगे, हमारा पता चल जाएगा सर्पिल की लंबाई क्या है। तो भैया एस एन लगाते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू में डी। एस 13 था, 13/2 2a कितना था, 2 गुणे 0.5 प्लस n कितना था, 13 माइनस का 1, सार्वांतर 0.5 था। तो जाएगा S 13 इक्वल टू 13/2। 2 का गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो बचेगा 1 क्योंकि दशमलव हट जाएगा। 12 आएगा, 12 पंचे 60, यहाँ से भी हट जाएगा। S 13 इक्वल टू 13/2 गुणे में 7, ये आ गया, ये S 13 आ गया। लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं, S 13 की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा क्या था, जो त्रिज्याओं का योगफल आया है। तो लिखेंगे कुल लंबाई इक्वल टू 22/7 गुणे त्रिज्या का योगफल कितना आया था, 13/2 गुणे में 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो आ गया 11 गुणे में 13। 11 गुणा 3 से करवाएंगे, 11 3 33 के 3 हो जाएगा, हासिल 3 बचेंगे, 11 के 11 3 14, 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मात्रक दिया है, जो सेंटीमीटर में दिया था त्रिज्या, तो इसकी कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न था, इतना हमें करना था। सबसे पहले मैं ये देखना था कि ए और बी को केंद्र मानकर हम लोग 13 अर्धवृत्त बनाए, और उस अर्धवृत्त से एक सर्पिल बन गया। तो सर्पिल की कुल जो लंबाई होगी वो होगी क्या, कुल लंबाई L1 प्लस L2 करके L13 तक का जाएंगे, क्योंकि इसमें 13 अर्धवृत्त बन रहे थे। एक अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बोलो तो क्या होगा, πr1 प्लस πr2। इतना करने के बाद 13 अर्धवृत्त था तो 13 तक का गया। जैसे हम पाई कॉमन किए तो r1 प्लस r2 r3 r13 तक का गया। यहाँ पे सीधा सा हमें क्या दिख रहा है, एपी बन रहा है। एपी बनने के जस्ट बाद फॉर्मूला लगा गया एसन का फॉर्मूला लगाने के जस्ट बाद त्रिज्याओं का योगफल मिल गया। त्रिज्याओं का योगफल 13/2 गुणे में 7 मिला। जैसे ले जाके यहाँ रखे मान, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ रहा है 143। इतना था प्रश्न था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।